क्या आप भी देश सेवा करने का सपना देखते हैं? और वो देश सेवा अगर आपको वर्दी पहन के करनी हो तो कितना अच्छा होता है। कई सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वो वर्दी पहन के देश की सेवा करें, और आपके इस सपने को पूरा करता है एसएससी का सीपीओ एग्जाम। मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीपीओ की पूरी कंप्लीट डिटेल क्या है। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं कि सीपीओ के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इनके लिए आपको क्या योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए है, क्या सिलेबस होता है, सैलरी क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और 2024 के लिए इसका फॉर्म जो है वो कब तक आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक डिटेल आपकी यहां पे जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोबारा किसी और वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि जो पोस्ट होती है वो हमारे पास यहां पे क्या होती है। तो देखें, सीपीओ के द्वारा दो तरीके के एग्जाम कराए जाते हैं। सीपीओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक तो एग्जाम होता है जनरल ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल के लिए, दूसरा एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसको हम सीपीओ बोलते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, यहां पर मैं बात करने वाला हूं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की कंप्लीट डिटेल होगी। देखिए, सीपीओ में जाने के तीन ही तरीके, एक तो मैंने कहा जीडी हो गया, एक आपका सब इंस्पेक्टर बन के जाने का सपना हो गया, और एक होता है यूपीएससी के थ्रू, जो कि होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं और उसमें आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर क्या भरना है, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपका जो ऑर्डर है फॉर्म फिल करने का वो क्या होना चाहिए, दोनों ही हम बताते हैं यहां पे। सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करते हैं दिल्ली पुलिस में एसआई की, यानी कि आपके पास यहां पे मौका होता है सब इंस्पेक्टर बनने का, किसमें, दिल्ली पुलिस में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो आपके पास मौका होता है सीआईएसएफ में एसआई बनने का, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जाने का। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पोस्ट, तो नेक्स्ट पोस्ट यहां पे एसएसबी होती है, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। ये आपका वैकेंसीज भी है, यानी टाइप ऑफ पोस्ट भी है, और साथ ही साथ इसी प्रेफरेंस में आपको ऑर्डर क्या करना है, फिल करना है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आपके लिए हो जाता है सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आईटीबीपी है। आईटीबीपी में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जिसको हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बोलते हैं। देखिए, इसको हिंदी में अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है, यानी कि ये आधी फोर्स होती है और आधी जो है ये पुलिस होती है। ना तो ये पूरी तरीके से पुलिस है और ना ही ये पूरी तरीके से आपकी आर्मी है। तो अर्धसैनिक बल यहां पे कहा जाता है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये आपका आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारे पास बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें आप एसआई बन सकते हैं, और इसमें आपके पास मौका होता है सीआईएसएफ में भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि एआईएसएफ बनने का। और सीआईएसएफ बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये सारी आपकी यहां पे पोस्ट है जिनमें आपके पास सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का मौका होता है। इसी ऑर्डर में आपको फिल करना होता है अपना फॉर्म। ठीक है, ये जो पोस्ट है वो मोस्ट प्रेफरेंस पोस्ट के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा अगर किसी की और कोई स्पेशल चॉइस है तो वो उस स्पेशल चॉइस को भी सेलेक्ट कर सकता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपके क्या क्या रोल्स होते हैं और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं आपसे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यानी कि अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपका जो रोल है वो क्या रहेगा। आपका रोल होगा सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपका जो काम होगा वो होगा कि दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर आप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। और दिल्ली एनसीआर में दिल्ली वाले रीजन में जहां जहां दिल्ली की सीमा लगती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर आता है आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ। अगर मैं बात करूं बीएसएफ की, तो मेरे भाई बीएसएफ में आपके पास जो आपकी ड्यूटीज होती है वो क्या होता है, यहां पर आपको बॉर्डर प्रोटेक्ट करना होता है। कौन सा, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो हमारी फोर्स काम करती है उसको हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ बोलते हैं। काम क्या होता है, प्रमोट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द सिटीजन्स। सिटीजन्स को बताना, सिक्योरिटी के बारे में सेंस कराना, और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स जो हैं, यानी कि जो बॉर्डर पर क्राइम्स होते हैं उनको रोकना, और असिस्ट करना रिफ्यूजी को रोकने के लिए। ठीक है, सहायता प्रदान करना कि रिफ्यूजी जो है वो यहां से वहां ट्रांसफर ना हो। नेक्स्ट आती है आपके पास सेंट्रल रिजर्व फोर्स, जिसको हम सीआरपीएफ बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आपके यहां पे जब चुनाव होते हैं तो ये वो पुलिस फोर्स होती है जो आपको नजर आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका काम क्या है, इसका काम है सीआरपीएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग राइट्स एंड नक्सलिटीज।
आप देखेंगे कि जितने भी नक्सल एरियाज हैं सभी में सीआरपीएफ की पोस्टिंग होती है। इसके अलावा इसका जो काम है वो ये भी है कि कहीं अगर दंगे हो रहे हैं तो सीआरपीएफ को ही भेजा जाता है। कोई धरना प्रदर्शन दे रहा हो, आप देखोगे सीआरपीएफ रोकने चली जाएगी। अगर आप देखोगे नक्सल एरिया में तो सीआरपीएफ में ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कभी भी इलेक्शन ड्यूटी में सीआरपीएफ को क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वहां पर भी चांसेस होते हैं कि दंगे हो सकते हैं और दंगे को रोकने के लिए ही इस पुलिस का यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आईटीबीपी, तो आईटीबीपी में हमारे पास क्या है, ठीक है, इसकी जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है, ये देखिए इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करती है पहले तो, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। इसके अलावा वही काम है सिक्योरिटी को सेंस करना और अपना जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है उसको सिक्योरिटी प्रदान करना। इसके अलावा ये जो बॉर्डर्स पे वायलेशंस होता है उसको भी ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, यानी कि रोकती है। बॉर्डर पे वायलेशन का मतलब जैसे मान लीजिए ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, यहां वाले यहां चलेगा या फिर यहां वाले यहां आ गया, कोई इलीगल काम इन्होंने किया तो उसको ये क्या करती है, उसको रोकने का काम ये करती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांस बॉर्डर जो स्मगलिंग होती है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती है या कोई इलीगल इमिग्रेशन होता है, मतलब इमिग्रेशन का मतलब होता है यहां से वहां जाना। जैसे कोई मान लीजिए चाइना से अपने यहाँ पे इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इलीगल तरीके से मान लीजिए इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने का काम, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको रोकने का काम, या कोई स्मगलिंग कर रहा है तो उसको रोकने का काम हमारे पास ये जो पुलिस फोर्स है वो करती है। फिर आता है सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी। अगर मैं एसएसबी की बात करूं तो इसका काम क्या है, इसका काम है इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करना और इंडिया और जो भूटान का बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी करना। इसका काम भी वही है, क्राइम को रोकना, स्मगलिंग को रोकना, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकना। लेकिन ये किस बॉर्डर पे काम करती है, इंडो नेपाल और इंडो भूटान जो है हमारे पास बॉर्डर पे काम करती है। इसके बाद आती है आपके पास सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिक्योरिटी प्रदान करती है किसको, जो गवर्नमेंट के पीएसयूज होते हैं और अदर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, यानी कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको सिक्योर करना, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सिक्योर करना, ये इसका काम होता है। और गवर्नमेंट का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको ये सिक्योरिटी प्रदान करती है, ठीक है। तो ये नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो या फिर हमारे पास गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो, उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम इस फोर्स के द्वारा जो है वो किया जाता है। जैसे आप देखोगे मेट्रो में जाइए आपको नजर आ जाएगी, आप एयरपोर्ट पे जाइए आपको सीआईएसएफ नजर आ जाएगी, आप भिलाई स्टील प्लांट चले जाइए, किसी भी स्टील प्लांट चले जाइए आपको मिल जाएगा। आप कभी भी जो है वो किसी भी रिफाइनरी में चली जाइए आपको मिल जाएगी। तो ये सारी आपके पास यहाँ पे काम है। आगे मैं बात करता हूं इसमें कैरियर ग्रोथ क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि एज अ सब इंस्पेक्टर अगर आप अपने कैरियर को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास क्या चांसेस होते हैं कि आप कहां कहां जा सकते हैं, तो नेक्स्ट कॉलम आपके पास कैरियर ग्रोथ का आता है। जब आप एज अ सब इंस्पेक्टर यहां पे स्टार्ट किए उसके बाद आपके पास मौका होता है इंस्पेक्टर बनने का। नेक्स्ट मौका आपके पास होता है सीनियर इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनने का। नेक्स्ट फिर आपके पास एसीपी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये बराबर रैंक के होता है असिस्टेंट कमांडेंट के। असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्टली यूपीएससी से भर्ती होता है, लेकिन अगर आप प्रोपोर्शनल पोस्ट पे जाते हैं तो आप नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट होती है वो एसीपी होती है यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके बाद आप डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि डीसीपी बनते हैं। इसके बाद आप एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं, ठीक है, यानी कि एसीपी बनते हैं। फिर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आप बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आप स्पेशल कमिश्नर बनते हैं, इसके बाद आप कमिश्नर बनते हैं। तो ये आपका पूरा यहाँ पे कैरियर पाथ होता है। अब बात आती है कि अगर हमें इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को फिल करना है तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी वो क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी परीक्षा में पास होने चाहिए अगर हम सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो क्वालिफिकेशन की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कितनी भी परसेंटेज के साथ हो फर्क नहीं पड़ेगा, बस अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। इसके अलावा आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि जैसे इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, मेडिसिन के प्रोग्राम है, डेंटल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है या साइकोथेरेपी है, ये परमिट नहीं किए जाते हैं अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। यानी कि इनमें से अगर कोई आपने ओपन लर्निंग से करी है या डिस्टेंस एजुकेशन से करी है तो ये अलाउ नहीं होते। साफ साफ लिखा है कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर या साइकोथेरेपी अगर ये आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है या फिर ओपन लर्निंग से किया है तो अलाउड नहीं है। हाँ, रेगुलर स्टूडेंट है तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, अलाउड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं और दिल्ली के लिए, ठीक है, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए कंपलसरी है
वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल का यानी कि एलएमवी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यहां पे कंपलसरी है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट नॉट फॉर फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, एज ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि जिस दिन आपका पीईटी होगा उस दिन आपका ये लगेगा, और जिस दिन पीएसटी होगा उसी दिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अलाउ नहीं किए जाएंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी और पीईटी के लिए आप अलाउ नहीं होंगे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो जो भी बच्चे यानी मेल कैंडिडेट अगर दिल्ली पुलिस के लिए भी अप्लाई यहां पे कर रहे हैं, उनका सपना है दिल्ली पुलिस में एसआई बनने का, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना यहां पे कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें सब इंस्पेक्टर बनना है तो इसके लिए आयु सीमा जो है वो क्या होनी चाहिए, मतलब कितना एज लिमिट होना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पे ध्यान रखना, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 20 ईयर्स है। अगर मैं मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूं तो 25 साल है। लेकिन ध्यान रखना ये जो मिनिमम है ये सारे लोगों के लिए है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो मान ली अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। जो मैक्सिमम 25 ईयर के एज है वो किसके लिए है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, जैसे आपको पता है कि ओबीसी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन को मिलता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो पूरा हम एज रिलैक्सेशन का चार्ट यहां पे एक बार जान लेते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी कैटेगरी से है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। आपको पता है कि वैसे मैक्सिमम एज कितनी है, 25 है, तो 25 प्लस 5 यानी कि अगर कोई बच्चा एससी एसटी कैटेगरी से है तो वो 30 साल तक सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर सकता है। अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से है तो वो हमारे पास 25 और 3 कितना हो जाएगा, 25 और 3 हो जाएगा मेरे भाई 28 साल। ठीक है, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 साल, यानी कि वो 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकता है अगर कोई ओबीसी कैटेगरी से है। और अगर यहां पे देखें कोई एक्स सर्विसमैन है तो कहा जाएगा कि उसको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, मतलब मिलिट्री सर्विस से रिटायर होने के बाद उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो भी उसकी एज होगी मिलिट्री से रिटायरमेंट की, उसमें 3 साल और ऐड कर दो तो वो आपके पास यहां पे आ जाएगी, यानी कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, एक्स सर्विसमैन को। इसके बाद ये कुछ स्पेशल है, देखिए अगर कोई एसआई या एएसआई के लिए अप्लाई कर रहा है और कैटेगरी कोड 7 के अंतर्गत, यानी कि कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द 1980 से 31 दिसंबर वाले इसमें, यानी कि 1980 से 89 के बीच में अगर कोई विस्थापित हुआ है जम्मू एंड कश्मीर से तो उसको यहां पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सीधी सीधी बात आपको समझनी है। ठीक है, और ग्रुप बी के पोस्ट के लिए अगर देखें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसने who have not rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date। ठीक है, अगर किसी ने 3 साल की सर्विस जो है वो क्या करी है, यहां पर मैं बात करूं अगर 3 साल की जो सर्विस है उसको कंप्लीट कर लिया है तो जनरल ओबीसी कैटेगरी से है तो अप टू 40 इयर्स एज, और एससी एसटी कैटेगरी से हो तो अप टू 45 इयर्स ऑफ एज उसको जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट ध्यान रखना कम से कम 3 साल की सर्विस यहां पे होना चाहिए, 3 साल से कम की सर्विस यहां पे अलाउ नहीं है। अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कम से कम 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो इस एज तक, ठीक है, वो क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसके लिए अब मैं बात करता हूं एसआई इन दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के लिए क्या क्लॉज है, अगर कोई विडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, या फिर जुडिशली सेपरेटेड हुई है अपने हस्बैंड से, हु आर नॉट रीमैरिड, और दोबारा शादी नहीं करी है, ऐसी फीमेल को 35 साल की उम्र तक फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है। ठीक है, और अगर वही महिला जो है वो एससी एसटी कैटेगरी से होती है तो उसको यही 40 साल तक मौका मिलता है। ठीक है, मतलब काफी अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन आप देखेंगे तो यहां पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो दिल्ली पुलिस में है, अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली, ये केवल दिल्ली पुलिस के लिए है। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो अनरिजर्व्ड में है, हु हैव नॉट रेंडर्ड, मतलब 3 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई है, मतलब कम से कम 3 साल की सर्विस हो गई है, उनको 30 साल तक यहां पे मौका मिलता है। इसके बाद अगर वो ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको 33 साल की एज तक मौका मिलता है, और अगर इसी कैटेगरी में कोई एससी एसटी कैटेगरी का बंदा है तो उसको 35 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया। मतलब इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, किस कितने स्टेज में एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, पेपर 1 रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीटी होगा, फिर आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये दोनों एक ही दिन होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास पेपर 2 होगा और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इतने स्टेजेस में आपको अपनी परीक्षा को पास करना होता है, और
एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें से बहुत आसान होता है इसमें सिलेक्शन लेना, अगर आपका फिजिकल आसान है, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, काफी कम लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, और चूंकि ग्रेजुएशन है तो वैसे ही कैंडिडेट कम हो जाते हैं, और फिजिकल बहुत अच्छा होता है, तो फिजिकल की तैयारी आपकी बहुत जबरदस्त यहाँ पे होनी चाहिए। जितनी अच्छी आप फिजिकल की तैयारी करोगे उतना ही अच्छा इसका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि पेपर 1 में क्या क्या आता है। तो पेपर 1 में मेरे भाई यहाँ पे देखो, और आपकी रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है, मैथ्स आता है और इंग्लिश आता है। प्रत्येक से आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कुल 200 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक सेक्शन आपका 50-50 नंबर का यानी कि 200 नंबर का होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम मिलता है वो 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में आपको इस पेपर को सॉल्व करना होता है, और 0.50 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका 0.25 नंबर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये हो गई पेपर 1 की बात। अब इसके बाद जैसे ही पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 की कट ऑफ आएगी, जो लोग भी मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा किसके लिए, पीईटी टेस्ट के लिए। और पीईटी टेस्ट होता क्या है मेरे भाई, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है मेरे भाई। यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो उन्हें 100 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। 100 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है कितने में, 16 सेकंड में। इस दौड़ को कंप्लीट करने के बाद अगली दौड़ होती है 1.5 किलोमीटर की, जो उन्हें 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। जो पहली दौड़ को क्वालिफाई करेगा वही दूसरी दौड़ में जाएगा। अगर पहली आपने क्वालिफाई नहीं की तो आप रिजेक्ट हो गए, सारी प्रोसेस खत्म, ठीक है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक ही चांस मिलता है, सिंगल चांस। इसमें भी आपको सिंगल चांस ही मिलेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको लॉन्ग जंप करनी होगी, जो कि 3.65 मीटर की होगी, और इसके लिए आपको कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे। फिर आपको हाई जंप करनी है जो कि 1.2 मीटर की होगी, और 3 चांस आपको इसके लिए मिलेंगे। फिर आपको शॉर्ट पुट करना है, मतलब गोला फेंक। आपको याद होगा ऐसा बड़ा सा गोला रहता है, और इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो गोला फेंकना है आपको कितना, 4.5 मीटर तक, और इसके लिए भी आपको कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस, ठीक है। ये बात हो गई मेल कैंडिडेट की। वहीं पे अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनकी 100 मीटर की दौड़ होगी जिसमें उनको 18 सेकंड का समय मिलेगा। फिर उनकी 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें 4 मिनट का समय मिलेगा। फिर उन्हें लॉन्ग जंप करनी है 2.7 मीटर की, जिसमें 3 चांस मिलेंगे, ऊपर वाले में एक एक ही चांस मिलेगा। फिर उन्हें हाई जंप करनी है जिसमें 0.9 मीटर जंप करना है हाई, और कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस आपको यहां पे जो है वो मिलेंगे। यानी कि इनको शॉर्टपुट जो है वो नहीं फेंकना है, क्लियर। अब जो बच्चे ये सारे स्टेजेस क्वालिफाई कर जाएंगे, फीमेल वाले ये सारी स्टेज और मेल वाले ये सारी स्टेज, जब आपका ये सारी स्टेज क्वालिफाई हो जाएगी तो फिर उसी दिन आपका होगा क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी टेस्ट। और मेरे भाई पीएसटी टेस्ट में क्या होगा, पीएसटी टेस्ट में आपका जो है वो मेजरमेंट होगा, और मेजरमेंट होगा अगर आप अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट कम से कम 170 होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो चेस्ट है वो बिना फूले 80 होना चाहिए, और फूलने के बाद 85 होना चाहिए। मतलब 85 से ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा, ये मिनिमम है। लेकिन अगर कोई मेल कैंडिडेट ऐसा है जो बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश से, कुमायूं से है, गढ़वाल से है, डोगरा है, मराठाज है, लेह लद्दाख से है, या फिर जम्मू कश्मीर रीजन से है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट सिक्किम से है, तो यहां पर आपकी जो हाइट है वो 165 ही लगेगी, ठीक है। लेकिन ये क्राइटेरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई मेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओनली एसटी, नॉट फॉर एससी, तो उसकी हाइट कितनी लगेगी, उसकी हाइट लगेगी 162.5, और ये क्राइटेरिया भी उसके लिए कम है। और ये चेस्ट वाला बिना फुलाए 77, और फुलाने के बाद कितना, 82, ठीक है। ये तो हो गई मेरे भाई मेल कैंडिडेट की बात। यहां से लेकर यहां तक की कहानी किसके लिए है, मेल के लिए है। अब यहां से यहां तक की कहानी है फीमेल के लिए। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी की फीमेल है तो उसकी हाइट जो है वो कितनी होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये वाला क्राइटेरिया उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर इस वाले रीजन से है, जैसे हिमाचल, कुमायूं, गढ़वाल, डोगरा, मराठाज, तो उसके लिए 155 होना चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया नहीं है। और अगर कोई एसटी कैटेगरी की फैमिली है, मतलब फीमेल है एसटी कैटेगरी से, तो उसका कितना है, 154, और ये वाली कैटेगरी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये आपके पास पीईटी और पीएसटी के स्टैंडर्ड्स हैं। जब ये दोनों टेस्ट आपके हो जाएंगे, मतलब ये दोनों टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको पेपर 2 दिलाया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद पीईटी, पीएसटी, उसके बाद फिर आपका पेपर 2 होता है। जो लोग वो दोनों क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। मतलब ये सबको नहीं देना है। और यहां पर परीक्षा होती है मात्र किसकी, केवल इंग्लिश की। यहां पे आपके पास केवल इंग्लिश आता है। 200 क्वेश्चन यहां पे आते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं।
इडियम फ्रेसेस, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम्स, मतलब केवल वर्ड और वर्ड का पावर होता है। अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी है तो आराम से आप इसमें अच्छे मार्क्स जो है वो क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और यहां पर भी मेरे भाई 0.5 की क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आते हो। एक क्वेश्चन क्योंकि यहां पे क्या होता है, 1 नंबर का होता है। ठीक है, जब आपका ये एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा तो इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में आपकी जो आई साइड है यानी कि जो आंख है वो आपका मिनिमम नियर विजन होना चाहिए 6/6। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है N6 बेटर आई, N9 वर्स आई, मतलब ये वाला अगर है तो इसको अच्छी आई माना जाता है, और अगर आप इस रेंज में तो खराब माना जाता है। यानी कि कम से कम आपका 6/6 का होना चाहिए विजन, अगर आपका ये है तो आपका खराब है फिर। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा है साफ साफ कि इन केस द पर्सन इज राइट हैंडेड द राइट आई इज बेटर एंड वाइस वर्सा। अगर कोई व्यक्ति राइट हैंडेड है तो उसकी राइट आई अच्छी होना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है तो उसकी लेफ्ट आई ज्यादा अच्छी होना चाहिए। ये चीज यहां पे कंपलसरी है। ठीक है, और यहां पे देखिए द स्टैंडर्ड शुड बी मेट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ विजुअल करेक्शन। यहां पर आप ध्यान रखना कलर ब्लाइंडनेस, ये बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस है तो वो नॉट अलाउड है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नॉट अलाउड, ये ध्यान रखना, वो हमारे पास यहां पर अलाउड जो है वो नहीं होएगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस यहां पे अलाउ नहीं है। अब फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं, तो साफ साफ कहा गया कि जो एस्पिरेंट है उसके जो घुटने हैं वो आपस में नहीं जुड़ना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और उसकी आई जो है वो सुकड़ी हुई नहीं होना चाहिए, मतलब पुतली पुतली जो होती है ना वो सुकड़ी हुई नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे लिखा है कि उसको सुनाई देना चाहिए, मतलब बहरा नहीं होना चाहिए। मस्ट बी मेंटली साउंड, मेंटली भी सुनता हो और फिजिकली भी सुनता हो। एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल ऑब्लिगेशन दैट कैन बी ऑब्स्टिकल इन द ड्यूटी, और ऐसी कोई उसको जो है वो चोट नहीं होना चाहिए जो उसकी ड्यूटी में परेशानी पैदा कर सकती हो या उसके रिजेक्शन का कारण बन सकती हो। ऐसी कोई चोट या ऐसी कोई बीमारी उसको नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हम यहां पे चेक करते हैं, मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं होना चाहिए जो कभी सही ना हो। अगर कोई परमानेंट बीमारी है जो कभी सही नहीं हो सकती तो फिर उसको उसका मेडिकल जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए आपको बुखार आ गया मेडिकल वाले दिन तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बुखार सही हो सकता है। जुकाम हो गया भैया सही हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी जो सही नहीं हो सकती उसके लिए यहां पे कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं है, मतलब वो अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पे कि सैलरी क्या मिलती है। देखो सैलरी अलग अलग जगह पे लोग पोस्टेड होते हैं, तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वो हर एक सिटी को 3 कैटेगरी में बांटती है, एक्स सिटी, बाई सिटी और जेड सिटी, मतलब सबसे अच्छी, फिर मीडियम और सबसे लोएस्ट सिटी। उसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी अगर मैं बात करूं तो जो इनिशियल में आपकी सैलरी बनेगी, देखो साफ साफ लिखा है कि सैलरी ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CAPF डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। अगर आप एक्स सिटीज में है तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 54,126 बनती है स्टार्टिंग में। अगर बाई सिटी में है तो 49,188 बनती है, और अगर जेड सिटी में है तो 46,356 बनती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 46,000 से लेकर 54,000 तक आपको इनिशियल में सैलरी जो है वो अपने हाथ में मिलती है। ठीक है, तो ये सारी आपकी सैलरी है जो आपको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा वेतन मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे आपको भत्ते मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, कैंटीन का कार्ड आपको मिलता है जिसपे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो वो सारी सुविधाएं आपकी यहाँ पे जो है वो अलग है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि सीपीओ का जो फॉर्म है वो कब आता है। ठीक है, अगर मैं सीपीओ के फॉर्म की बात करूं तो देखिए 2020 का जो फॉर्म है वो जून में आया था। 2020 का फॉर्म जून में आया था। 2021 में आपको पता है कोरोना था, कोरोना की वजह से कोई भी नोटिफिकेशन यहां पे जो है वो नहीं आया, कोरोना की वजह से कोई भी नोटिफिकेशन यहां पे नहीं आया। 2022 का नोटिफिकेशन अगस्त में आया था, 2023 का नोटिफिकेशन जुलाई में आया था। तो आप देखिए यहां पे जून, जुलाई, अगस्त, यानी जून से अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। अगर मैं 2024 की बात करूं तो अभी भी हमारे पास यही वो समय है, जून से अगस्त के बीच, जहां पे आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो 2024 में देखने को मिल सकता है। तो जून से अगस्त के बीच इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी से आपके पास सफिशिएंट समय है, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या कोई भी आप हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमारे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको इस कोड को स्कैन करना है, और कोड को स्कैन करने के बाद हमारे पास आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, और आपकी जो तमाम इंफॉर्मेशन है या कोई डाउट है आपका तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेशन के लिए आपको जुड़े रहना है एसएससी वाला के साथ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।